हे गाइस, डेविल हियर। एआई आजकल हर चीज में इन्वॉल्व है, हर तरह से इंसान की मदद कर रहा है और हर मिनट इसमें नई चीजें देखने को मिल रही हैं। अब जरा सोचो, फ्यूचर में किसी ने ऐसी प्रोग्रामिंग बनाई जिससे एआई की कोडिंग करने से उसमें फीलिंग्स आ जाए और वो हमारी तरह ही इंसानों का रूप लेकर घूमे, तो क्या होगा। 2023 में आई साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर ऐसे कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ न्यूज दिखाई जाती है जिसमें रोबोटिक डेवलपमेंट को दिखाया जाता है। शुरुआती दिनों में रोबोट को सिर्फ वर्कर्स की तरह काम करने के लिए बनाया था, लेकिन आगे चल के हमने इंसानों के दिमाग को बारीकी से स्टडी करके उन्हें सोचने की शक्ति दे दी और फिर उन्हें ऐसे चेहरे और बॉडीज दी जिनसे वो एकदम इंसान लगने लगे। ये वो दौर था जब रोबोट दुनिया के हर कोने में हर फील्ड में काम कर रहे थे और इंसान और रोबोट में फर्क करना भी मुश्किल हो गया था। अब एक बड़े धमाके के साथ इस सीन को दिखाया जाता है जहां 10 साल पहले हुए न्यूक्लियर वॉर की बात चल रही होती है, जो कि लॉस एंजलिस में हुआ था और इसे यूएस आर्टिफिशियल ने किया था। इसलिए पश्चिमी दुनिया में एआई को बैन कर दिया गया था, लेकिन न्यू एशिया रिपब्लिक अब भी एआई की डेवलपमेंट कर रही है और उसे अपने समान समझती है। यूएस आर्मी ने एक एग्रीमेंट तैयार किया है जिसके हिसाब से दुनिया के सभी एआई को ढूंढ के मारा जा रहा है। अब हमें सीधे 2065 में न्यू एशिया का सीन दिखाया जाता है जहां जोशुआ अपनी प्रेग्नेंट बेबी माया और कुछ एआई के साथ होता है और अमेरिकन आर्मी उन पर हमला कर देती है। जोशुआ उन्हें वॉकी टॉकी से वापस जाने को कहता है और आगे ये भी कहता है कि मैं अंडर कवर हूँ, और ये बात उसकी बेबी सुन लेती है और उसे अकेला छोड़ के एआई के साथ जहाज पर जाती है। पर तभी उस पर एक फाइटर प्लेन, जिसे नोमैड कहा जाता है, हमला कर देता है। अब सीधा 5 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ वो फाइटर प्लेन जिसका नाम नोमैड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में एआई को मार रहा है और एआई के सीक्रेट क्रिएटर की नॉर्थ एशिया में खोज भी कर रहा है। अब जोशुआ की जॉब लॉस एंजलिस में एआई को पकड़ के ले जाना है जहाँ उन्हें कुछ इस तरह से मिटा दिया जाता है। लॉस एंजलिस में न्यूक्लियर हमला हुए अब 15 साल हो गए हैं और अब भी वहाँ रेडिएशन लेवल इतना है कि कोई आम इंसान वहाँ सांस नहीं ले सकता। वहीं पे जोशुआ अब भी माया को याद करके रोता है। अब अगले सीन में जनरल के साथ कर्नल हॉवेल जोशुआ से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि 5 साल पहले जिस जगह तुम अंडर कवर थे, हमें वहाँ निर्माता का लैब मिला है। अब मैं तुम्हें एक बार और क्लियर कर दो कि निर्माता वही इंसान है जो सारी दुनिया में एआई को बना रहा है और सारी पश्चिमी दुनिया उसे ढूंढ रही है। खैर, तो आगे जनरल जोशुआ को कहते हैं कि हमारे इंटेलिजेंस के मुताबिक निर्माता ने एक सुपर वेपन बनाया है जिसका नाम अल्फा 1 है। ये नोमैड को खत्म कर देगा और नोमैड का खात्मा यानी इंसानों की हार। और क्योंकि तुम उस जगह को अच्छी तरह से जानते हो तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पर जोशुआ साफ मना कर देता है। उसके बाद कर्नल हॉवेल उसे एक फुटेज दिखाती है जिसमें माया जिंदा होती है। अब माया को फिर से पाने के लिए जोशुआ हाँ कर देता है। अब कर्नल हॉवेल अपनी टीम के साथ जोशुआ को न्यू एशिया छोड़ती है जहाँ एक बच्ची की वजह से जोशुआ को लैब का पता चलता है। अपनी एक साथी को बाहर छोड़कर वो सभी लैब में जाते हैं। वहाँ वो कुछ साइंटिस्ट को मारते हैं पर बाकी सब इस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। इधर बाहर उनके साथी पर न्यू एशिया की पुलिस हमला कर देती है जो कि एक्चुअली में एक एआई है और जोशुआ और 2 और लोगों को छोड़ के बाकी सब उसकी मदद के लिए बाहर जाते हैं। इधर अंदर लैब में एक्सप्लोजन लगाने वाले साथी पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और ये ऑफिसर जो इस गेट को खोलने का ट्राई कर रहा होता है वो जोशुआ को यहाँ छोड़ के उस एक्सप्लोजन लगाने वाले को बचाने जाता है। तभी ये गेट खुल जाता है। जोशुआ जब इस वार्ड में अंदर जाता है तो उसे एक बच्ची दिखती है जो एक्चुअली में एआई होती है। तभी पीछे से एक औरत आकर जोशुआ को गोली मार देती है और उस बच्चे को बाहर भेज देती है। अब जोशुआ भी वहाँ से बाहर आता है। वो सुपर वेपन यानी अल्फा 1 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कर्नल अपनी प्लेन से बाहर लैब की तरफ जाती है। प्लेन के सभी लोग अपनी पुलिस के साथ फंसी साथी को प्लेन में आने को कहते हैं क्योंकि 1 मिनट के बाद नोमैड लैब पर मिसाइल डालने वाला होता है। तो वो भागकर प्लेन में आती है। प्लेन चलने लगता है और उसके पीछे बॉम्ब लगा होता है जिसकी वजह से प्लेन में बैठे सभी आर्मी ऑफिसर मारे जाते हैं। जोशुआ अपनी पत्नी माया को ढूंढने के लिए लैब से काफी दूर होता है, इसलिए नोमैड के हमले से बच जाता है पर लैब मिसाइल से तबाह हो जाती है। अब यहाँ हमें अगला चैप्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है द चाइल्ड।
तो अगले सीन में जोशुआ हमें एक बोट में पड़ा दिखता है और वो छोटी एआई बच्ची भी उसके पास होती है। जब जोशुआ ढूंढता है तो उसे उसका एक साथी जख्मी हालत में मिलता है, शिबली। अब शिबली को वो एक घर में ले जाता है जहाँ कर्नल उन्हें फोन करती है और सुपर वेपन के बारे में पूछती है। तो जोशुआ कहता है उन्होंने एक बच्चे जैसा कुछ बनाया है, शायद यही वो सुपर वेपन है। तभी कर्नल हॉवेल को एशियाई पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस ने पहले से ही एक और ऑफिसर को भी पकड़ा होता है। इधर उस घर में एक किसान आता है, शायद ये उसी का घर है। वो भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। वो उस बच्चे को गौर से देखकर कहता है कि ये एक चमत्कार है। वो बच्चा एक ड्राइंग बनाता है जिसे देखकर जोशुआ भी हैरान होता है। लेकिन जब वो किसान जोशुआ को मारने की कोशिश करता है तो वो ही उस किसान को मार देता है। अब वो उस बच्चे को माया के बारे में पूछता है। वो बच्ची कुछ बोलती तो है पर उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो शिबले और इस बच्ची को गाड़ी में लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर दूसरी तरफ कर्नल हॉवेल और वो ऑफिसर पुलिस को मारकर उनकी गाड़ी लेकर भागती है। और अगले सीन में हमें दिखता है कि जोशुआ गाड़ी रोककर उस बच्ची से फिर से माया का पता पूछता है पर वो कुछ भी नहीं बोलती। पर शिबले उसे गन दिखाकर अमेरिकन बेस पर चलने को कहता है ताकि उसका इलाज हो सके, पर थोड़ी ही देर में वो मर जाता है। अब जोशुआ उस गाड़ी को वही छोड़ के एक सिविलियन की मदद लेता है। वो बच्ची को एल्पी नाम देता है और उसे इंसान बनाकर सबसे मिलवाता है। अब कर्नल हॉवेल और वो ऑफिसर इस सीन पर आते हैं जहाँ शिबली की बॉडी होती है। वो एक ऐसी मशीन में शिबली के दिमाग को स्कैन करते हैं जिससे उसका दिमाग एक चिप में स्टोर हो जाता है। और हाँ, याद रखना ये 2065 की टाइमलाइन है, तो टेक्नोलॉजी वाकई में काफी एडवांस हो चुकी है। ओके, तो क्योंकि शिबली को मरे 1 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो इनके पास सिर्फ 30 सेकेंड होते हैं, यानी उस चिप में शिबली सिर्फ 30 सेकेंड के लिए आ सकता है। अब वो एक सिमिलियन में उस चिप को डालते हैं। सिमिलियन वो एआई होते हैं जिनमें एक ही प्रोग्रामिंग को कॉपी पेस्ट किया जाता है और इसलिए ये सभी बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनका इस्तेमाल पुलिस, आर्मी जैसी जगहों पर किया जाता है। खैर, तो इतने सारे हादसों के बाद जोशुआ और इस बच्ची का फोटो वांटेड कहकर हर जगह भेज दिया जाता है और इसलिए शहर के बॉर्डर पर पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। पर एलपी अपने पावर्स से सारे इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देती है, गाड़ी को ऑटोमेटिक स्टार्ट करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब जोशुआ अपने पुराने दोस्त को एलपी को दिखाता है और यहाँ से चैप्टर 3 शुरू होता है, द फ्रेंड। ड्रू वही ऑफिसर है जिसने जोशुआ को माया के साथ प्यार का नाटक करने भेजा था ताकि वो निर्माता को मार सके, पर अपना हीरो साला सीरियस हो गया। तो अब फिलहाल ड्रू जो है वो रिटायर है और न्यू एशिया के एक शहर में वो एआई को बनाता है, वही कॉपी पेस्ट वाला काम। एलपी को देखकर ड्रू भी हैरान होता है। वो कहता है कि ये पूरी तरह से जिंदा है, ये बड़ी हो सकती है और उम्र के साथ इसकी पावर्स भी बढ़ती जाएगी। ये लिटरली सारी दुनिया की टेक्नोलॉजी को रिमोट जैसे अपनी सोच से कंट्रोल कर पाएगी और फिर इसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तभी जोशुआ माया के बारे में पूछता है पर ड्रू कहता है माया मर चुकी है, लेकिन जोशुआ उसे अपनी उस अंगूठी को ट्रैक करने को कहता है जो उसने माया को दी थी। तभी सिमिलियंस पुलिस वहाँ आ जाती है और हमले में ड्रू की एआई भी मारी जाती है। अब वो तीनों वहाँ से निकलकर अंगूठी को ट्रैक करने निकल पड़ते हैं। वहीं पे हालात को देखते हुए कर्नल हॉवेल अपनी फौज को बुलावा भेजती है। अब जब ट्रैकर के सिग्नल पर वो दोनों पहुंचते हैं तो पता चलता है कि ये वही जगह है जहाँ जोशुआ और माया रहते थे। अब जोशुआ अंदर जाता है और एलपी उसके पीछे जाती है। तभी 2 फाइटर प्लेन आती है। ड्रू जोशुआ को बचाने जाता है और फाइटर प्लेन उन पर हमला कर देते हैं जिसमें ड्रू मारा जाता है। मरने से पहले ड्रू जोशुआ को बताता है कि जिस दिन हमने तुम्हारे घर पर हमला किया था उस दिन हमें पता चला था कि निर्माता कोई और नहीं बल्कि माया ही थी। अब जोशुआ एलपी को लेकर भागने लगता है पर वो लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। ये माया के ही लोग हैं जो एलपी को लेने आए थे। यहाँ पर ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है और चौथे चैप्टर का नाम है द मदर। तो अगले सीन में हमें एक एडवांस बोट को दिखाया जाता है जो पानी से कुछ फीट ऊपर उड़ती है। वैसे अगर ये हवा में उड़ सकती है तो फिर इसे पानी पर उड़ाने का क्या सेंस है। खैर, उस बोट या जहाज में जोशुआ को कैदी बना कर रखा गया है। अब हरुन उसके पास आता है जो एक एआई होता है और माया का पुराना साथी होता है। वो जोशुआ को बताता है कि इस बच्ची को माया ने सभी हथियारों से लड़ने के लिए बनाया है, लेकिन एआई बस शांति से जीना चाहता है। वो कहता है कि लॉस एंजलिस में हुआ न्यूक्लियर अटैक ह्यूमन एरर था, पर इंसानों ने उसका इल्जाम एआई पर डाल दिया। अब जोशुआ हरुन से कहता है कि उसे बस एक बार माया से मिलना है, पर हरुन कहता है वो लोग यही चाहते हैं। अब वो जोशुआ
जोशुआ को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी नोमैड उसके कुछ लोगों पर हमला कर देता है और हरुन वहाँ से चला जाता है। तभी मौका देकर एलपी अंदर आती है। जोशुआ उसको अपनी लव स्टोरी बताता है और एलपी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और जोशुआ उस शिप से भाग जाता है। एक्चुअली में उसी शिप के नीचे छुपा रहता है। अब वहाँ से वो शिप एआई की बस्ती में चली जाती है जहाँ वो बिल्कुल इंसानों जैसे रहते हैं। परिवार के साथ अपने बच्चों को मसीहा की कहानी भी सुनाते हैं जो एआई और इंसानों के बीच शांति लाएगा। अब रात होती ही जोशुआ एलपी को हरुन से चुरा कर भाग जाता है, लेकिन दूसरी सुबह यूएस आर्मी एआई की बस्ती पर हमला कर देती है। एलपी अपने लोगों की मदद करनी चाहती है। यूएस आर्मी ने एआई के बॉम्ब बनाकर लाए होते हैं जो भागकर उन बस्ती में जाते थे और ब्लास्ट हो जाते थे। ऐसे एक बॉम्ब को रोकते हुए एलपी घायल हो जाती है। जोशुआ उसकी जान तो बचाता है पर अब उसे जल्दी इलाज की जरूरत होती है, इसलिए बीच लड़ाई को छोड़ के हरुन जोशुआ और घायल एलपी को निर्माता के पास ले जाता है। इधर कर्नल हॉवेल एक एआई औरत से धोखे से जोशुआ एलपी को लेकर कहाँ जा रहा है उसका पता जान लेती है। जब जोशुआ निर्माता के पास आता है तो उसे माया मिलती है पर वो कोमा में जा चुकी होती है। दरअसल जिस रात नोमैड ने जोशुआ और माया के घर पर हमला किया था तब उसने अपना बच्चा खो दिया था और तब से वो इसी हालत में है। एक एआई मंक जोशुआ को कहता है कि सिर्फ मौत ही उसे मुक्ति दे सकती है, पर सिमुलेंट्स अपने निर्माता को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। एलपी माया से चिपक के सोई होती है और जोशुआ माया को मुक्ति दे देता है। वही अगले सीन में नोमैड्स वहाँ आ जाता है। कर्नल हॉवेल वही मशीन माया के सर पे लगाती है जो उसके ब्रेन को एक चिप में कॉपी कर लेती है। तभी पीछे से हरुन कर्नल पर बॉम्ब फेंकता है और दो ऑफिसर हरुन को फायर कर देते हैं। अब कर्नल मारी जाती है और जोशुआ माया की वो ब्रेन चिप लेकर एलपी के साथ भागने की कोशिश करता है पर आर्मी उसे पकड़ लेती है और नोमैड से वो पूरी जगह तबाह कर देती है। अब वही जनरल जो कर्नल हॉवेल के साथ जोशुआ से मदद मांगने आए थे वो जोशुआ को एक मशीन देकर एलपी को मारने को कहते हैं, क्योंकि उनके लाख कोशिश के बाद भी एलपी मरती ही नहीं। अब जोशुआ मजबूरी में एलपी को मार देता है। इस मशीन की मदद से उसे आसान मौत मिलेगी, वरना जनरल उसे बुरी मौत देने की धमकी देता है। साला बड़ा हरामी है। क्या जहाँ उसे डंप करने वाले हैं जोशुआ उसके साथ जाने की मांग करता है। आधे रास्ते में जाने के बाद पता चलता है कि जोशुआ ने एलपी को मारा ही नहीं और जनरल के कुछ करने से पहले ही जोशुआ एलपी को लेकर भाग जाता है। उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट जाकर नोमैड की फ्लाइट पकड़ लेता है। एलपी की पावर से उसे फ्लाइट में जाने की इजाजत मिलती है और जनरल उसे नोमैड के कंट्रोल सेंटर से नोमैड जाने से रोकने के लिए फ्लाइट को लॉस एंजलिस में ही रोकने की कोशिश करता है, पर एलपी अपनी पावर से प्लेन को कंट्रोल करके उसे नोमैड पहुंचाती है। वहां जाकर सभी पैसेंजर्स को निकाल लिया जाता है और आर्मी जोशुआ और एलपी पर हमला कर देती है। पर जोशुआ पहले तो प्लेन का गेट खोल के उन्हें स्पेस में भेजता है और बाद में एलपी को नोमैड के पावर सेंटर भेजता है, क्योंकि जनरल ने सभी एआई बेस को नोमैड के मिसाइल से उड़ाने का ऑर्डर दिया होता है। तो अगर पावर नहीं होगी तो मिसाइल नहीं चलेगी। तो अब जोशुआ एक्सप्लोजिव लेकर प्लेन से बाहर मिसाइल पर आता है। मिसाइल जिस पर जोशुआ होता है वो लॉन्च होने ही वाली होती है, तभी एलपी पूरी पावर ऑफ कर देती है। अब जोशुआ नोमैड पर बम लगा के 10 मिनट का टाइमर सेट करता है। वापस आते वक्त एलपी को माया की बहुत सारी एआई कॉपीज मिलती है। उनमें से एक को वो घसीट कर बहुत दूर ले आती है और उसमें वही चिप डालती है जिसमें माया का ब्रेन कॉपी किया होता है, लेकिन बहुत उड़ाने के बाद भी माया जागती नहीं है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होने की वजह से जोशुआ बेहोश होने लगता है। तो माया को वही छोड़ के एलपी उसकी मदद करती है। इधर मिसाइल अपनी टारगेट की तरफ बढ़ती है और एलपी इसके बोर्ड तैयार करती है ताकि एक्सप्लोजन होने से पहले वो नोमैड से अर्थ जा सके, लेकिन जनरल उन्हें रोकने के लिए एक मशीन से एलपी पर हमला करवाता है। हालांकि जोशुआ बीच में आ जाता है और उस मशीन का ध्यान भटकाता है। तभी एलपी उस मशीन को कंट्रोल करती है, पर इसके बोर्ड के डोर्स जाम हो जाते हैं और जोशुआ बाहर रह जाता है। एलपी को बचाने के लिए वो उसे अर्थ पर भेज देता है और टूटे हुए नोमैड पर वापिस आता है और वहाँ उसे माया मिलती है। ये माया की वही कॉपी है जिसमें एलपी ने माया की ब्रेन चिप डाली थी। हालांकि ये वो असली माया नहीं है, पर क्या फर्क पड़ता है। जिस प्यार की एक झलक पाने के लिए जोशुआ अपनी जान देने के लिए तैयार था, वो उसे मरते समय मिली तो सही। हाँ, माना कि ये असली नहीं है, पर उससे मिलते वक्त जोशुआ को जो फील हुआ वो इमोशन बिल्कुल असली है और बस यही मैटर करता है। खैर, नोमैड अब खत्म हो गया है और एलपी भी सही सलामत अर्थ पर वापस आ चुकी है। और तुम्हें पता है एक्चुअल में सार्जेंट जोशुआ ट्रेलर वही मसीहा था जिसकी कहानी एआई अपने बच्चों को सुना रहे थे,
लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, पूरी कहानी में इंसान और एआई दोनों ही एलपी को मसीहा समझ रहे थे, जिनमें खुद जोशुआ भी शामिल था। वो तो बस अपने प्यार को एक बार देखना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एआई का मसीहा बन जाएगा और एआई और इंसानों के बीच शांति का कारण बनेगा।